बीकॉम पार्ट थर्ड के A&F के पेपर फर्स्ट इनकम टैक्स लाइन अकाउंट में आज का हमारा टॉपिक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पर है। इससे पूर्व के कि मकान संपत्ति से आय की गणना करने से संबंधित क्या प्रावधान है, कौन कौन सी मकान संपत्ति कर मुक्त होती है। मोटे तौर पे जैसा कि मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य के ऊपर कर की गणना की जाती है। मकान संपत्ति को दो प्रकार की मकान संपत्ति में विभाजित किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम है किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति एवं स्वयं के निवास के लिए प्रयुक्त मकान संपत्ति, जिनको हम इंग्लिश में लेट आउट प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। आज के इस व्याख्यान में हम किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के सकल वार्षिक मूल्य की गणना किस प्रकार से की जाएगी को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें कुछ स्टेप हैं कि किस प्रकार से ग्रॉस एनुअल वैल्यू की कैलकुलेशन की जाती है। सर्वप्रथम एक्सपेक्टेड रेंट, जिसे हम हिंदी में अनुमानित किराया कहते हैं, इसकी गणना की जाती है। यह अनुमानित किराए के लिए हमें दो म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। म्यूनिसिपल वैल्यू से तात्पर्य ये है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने दायरे के अंतर्गत जो मकान संपत्ति है उनकी एक वैल्यू निर्धारित कर रखी है, जिसके आधार पर उस मकान संपत्ति के मालिक से हाउस टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स कलेक्ट किया जाता है। फेयर रेंट का तात्पर्य ये है कि इसी प्रकार की मकान संपत्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय है। इन दोनों में से जो अधिक राशि होती है उसको हम एक्सपेक्टेड रेंट मानते हैं। लेकिन यदि ये मकान संपत्ति ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता है, तो उपरोक्त प्रकार से ज्ञात की गई राशि किसी भी स्थिति में स्टैंडर्ड रेंट से ज़्यादा नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि ऐसी मकान संपत्ति का एक्सपेक्टेड रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक राशि होगी और स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो कम राशि होगी उसको माना जाएगा। यानी सर्वप्रथम हम म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, इन दोनों में से जो अधिक राशि है उसको लेंगे, फिर उसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से की जाएगी। दूसरे चरण में जो दूसरी राशि है, अब इस मकान संपत्ति का एक्सपेक्टेड रेंट आ गया है, उसके बाद हम इस मकान संपत्ति को किराए पर उठाने से होने वाली आय, जिसे हम एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कहते हैं, ये ज्ञात की जाएगी। इन दोनों में से जो अधिक राशि होगी उसे हम सकल वार्षिक मूल्य के नाम से जानते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेंगे छोटा सा और फिर समझेंगे कि किस प्रकार से ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस प्रश्न में कहा गया है कि कैलकुलेट ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 2020-2021। 3 हाउस दिए गए हैं, हाउस ए, हाउस बी और हाउस सी। इनके संबंध में सूचनाएं दी गई हैं। सर्वप्रथम म्यूनिसिपल वैल्यू दी गई है 1,50,000 रुपये की। बी हाउस के संबंध में 1,60,000 है, सी के संबंध में 1,80,000 रुपये हैं। इन तीनों मकान संपत्ति का फेयर रेंट दिया गया है। ए के संबंध में 1,55,000 दिए गए हैं, बी के संबंध में 1,75,000 दिए गए हैं और सी के संबंध में 1,68,000 रुपये दिए गए हैं। इनका स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है। ए के संबंध में 1,80,000 रुपये है, बी के संबंध में 1,65,000 रुपये है और सी के संबंध में ये 1,44,000 रुपये है। इस मकान संपत्ति को किराए पर उठाया गया है, इसलिए इससे रेंट प्राप्त हुआ है। ए के संबंध में 1,75,000, बी के संबंध में 2,00,000 रुपये और सी के संबंध में 1,00,000 रुपये। पीरियड दिया गया है कि प्रीवियस ईयर में इनका संबंध कितने महीनों से है, महीने दिए गए हैं। यहाँ पर 12 महीने ए के संबंध में है। मकान बी के संबंध में भी 12 महीने की अवधि दी गई है। सी के संबंध में यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो महीनों की अवधि दी गई है वो 10 माह है। ये ऐसा तब होता है जब उस मकान संपत्ति को
गत वर्ष में या तो ख़रीदा गया है या बेचा गया हो अथवा निर्मित किया गया हो। तो यदि चूँकि कर तो गत वर्ष में कितने महीने प्रयुक्त हुआ उसके आधार पर लगाया जाता है, तो इस अवस्था में जबकि यदि गत वर्ष में मकान संपत्ति कम महीनों के लिए प्रयुक्त हुई हो तो हमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो इस मकान के संबंध में म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट पूरे 12 महीने की अवधि का दिया गया है। हम इसे आनुपातिक रूप से कम कर देंगे और 10 महीने के लिए उनकी म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट ज्ञात की जाएगी। सोल्व करते हैं इस प्रश्न को। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। मकान ए के संबंध में देखते हैं। इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 1,50,000 रुपये है, फेयर रेंट 1,55,000 रुपये, दोनों में से जो अधिक है वो लिया जाएगा। 1,55,000 लेते हैं, इसकी तुलना हम स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। चूँकि स्टैंडर्ड रेंट ज़्यादा है इसलिए इस मकान संपत्ति का एक्सपेक्टेड रेंट 1,55,000 रुपये होगा। जो रेंट रिसीव्ड हुआ है वो 1,75,000 रुपये है। इन दोनों में से जो अधिक राशि होगी वो ही हमारा इस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य होगा। तो इस हाउस के संबंध में 1,75,000 रुपये सकल वार्षिक मूल्य है। हाउस बी के संबंध में देखते हैं तो इसकी म्यूनिसिपल वैल्यू 1,60,000 रुपये है, फेयर रेंट 1,75,000 रुपये, दोनों में से जो अधिक हुआ वह लिया जाएगा। 1,75,000 रुपये लेके इसकी स्टैंडर्ड रेंट से तुलना करते हैं तो स्टैंडर्ड रेंट 1,65,000 रुपये है। इस मकान संपत्ति का एक्सपेक्टेड रेंट 1,65,000 रुपये माना जाएगा। इसकी तुलना हम रेंट रिसीवेबल से करेंगे जो कि 2 लाख रुपये है। तो इन दोनों में से जो अधिक है वह लिया जाएगा और सकल वार्षिक मूल्य कहलाएगा। तो इस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य 2 लाख रुपये है। हाउस सी के संबंध में हम देखते हैं कि म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट को हमने 10-10 महीने के हिसाब से आनुपातिक रूप से कम कर दिया। तो इसका म्यूनिसिपल वैल्यू 1,50,000 रुपये आया, फेयर रेंट 1,40,000 रुपये का आया, स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 रुपये का आया। सकल वार्षिक मूल्य की गणना करने के लिए म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों में से जो अधिक होगा उसको लिया जाएगा। तो 1,50,000 रुपये को हम लेंगे, इसकी तुलना स्टैंडर्ड रेंट से करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 रुपये है। इस मकान संपत्ति का एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। रेंट रिसीवेबल से इसकी तुलना की जाएगी और इन दोनों में से जो अधिक राशि होगी उसको लिया जाएगा। तो इस मकान संपत्ति का सकल वार्षिक मूल्य 1,20,000 रुपये आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि किस प्रकार से हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। धन्यवाद।